हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम प्याजे की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। आई होप आपने वो चीज़ देख ली होगी। वो इम्पोर्टेंट टास्क हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज जो है हम आगे के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो पहली हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। तो हॉरिजॉन्टल डिक्लेज होता क्या है, किस टर्म को जो है प्याजे ने हॉरिजॉन्टल डिक्लेज का नाम दिया है, क्या चीज वो होती है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, जो ये डिक्लेज वर्ड है वो डिक्लेयर फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू डिस्प्लेस, मतलब विस्थापित करना। तो प्याजे टर्म फॉर इनएबिलिटी, Piaget term for inability to transfer learning about one type of conservation to other type। मतलब कि हम एक टाइप की जो कंजर्वेशन है उसमें जो चीज हम सीख रहे हैं वो दूसरे टाइप की कंजर्वेशन में वो चीज हमें हेल्प नहीं कर रही है, वो इनएबिलिटी है। मतलब जो हमने एक चीज सीखी वो दूसरी चीज में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं उस लर्निंग को। उस इनएबिलिटी को प्याजे ने क्या नाम दिया है, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। देखिए हिंदी में भी कि प्याजे द्वारा प्रयुक्त शब्द एक प्रकार के संरक्षण के बारे में सीख को दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित करने में असमर्थता के लिए प्रयुक्त शब्द है। मतलब कि एक प्रकार की जो संरक्षण है उसमें जो हमने चीज सीखी है वो दूसरे प्रकार के संरक्षण में ट्रांसफर या स्थानांतरित नहीं हो पा रही है वो चीज, उसको क्या कहा गया है, उस टर्म को क्या कहा गया है, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज यानी कि क्षैतिज डिक्लेज। अब देखिए जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल डिक्लेज में, वो हम देखेंगे। वो है इट इज अ सीक्वेंशियल मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, रिवर्सिबिलिटी एंड रेसिप्रोसिटी। मतलब वो ये चीज कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, पर ये एक सीक्वेंशियल मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट है। क्या क्या उसमें इंक्लूड है, तीन चीजें हैं। पहला है आइडेंटिटी, सेकेंड है रिवर्सिबिलिटी और थर्ड है रेसिप्रोसिटी। हिंदी में भी देखेंगे कि यह पहचान प्रतिवर्तिता और पारस्परिकता की अवधारणा की क्रमिक महारत है। कि भाई क्या क्या की पहचान बच्चा करना सीखेगा, फिर प्रतिवर्तिता सीखेगा, फिर पारस्परिकता सीखेगा। ये सब चीजें वो सीक्वेंशियल मास्टरी है कि पहले वो आइडेंटिटी चीजों की सीखेगा, फिर वो रिवर्सिबिलिटी करना सीखेगा, फिर वो रेसिप्रोसिटी करना सीखेगा। तो एक मास्टरी, सीक्वेंशियल मास्टरी को भी रिप्रेजेंट करता है कौन, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज। देखिए अब आइडेंटिटी और इन सब के बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आप किसी भी चीज में कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, आपका वापस से वो ही बचेगा। तो ये आइडेंटिटी कहलाता है, मतलब कि पहचान। कि आप किसी चीज में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट क्या आएगा, वो ही जो आपने ऐड किया है, मतलब वो चीज सेम ही रहेगी। आप उसमें कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वो सेम चीज आपकी आ जाएगी, वो आइडेंटिटी कहलाती है। फिर होती है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है आपका, प्रतिवर्तिता। देखिए रिवर्सिबिलिटी मतलब जो चीज रिवर्स हो जाए, जैसे कि पानी था उसकी बर्फ बना दी, फिर बर्फ से पानी भी बन जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी रिवर्सिबिलिटी कहलाएगी। तो पहले वो आइडेंटिटी चीज जो है सीखेगा बच्चा, फिर वो रिवर्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेगा, उसके बाद वो क्या सीखेगा, यही नीचे मैं लिख देती हूँ, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी को क्या बोला गया है, पारस्परिकता। रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है चीज। जैसे लेट्स सपोज कि प्राइस बढ़ा, किसी भी चीज का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो डिमांड है, जो मांग है, वो क्या हो जाएगी, कम। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। इसको क्या कहते हैं हम, रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोकल जिसे हम कह लेते हैं मैथ्स में। तो उसमें भी हम क्या देखते हैं
कि भाई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इस कॉन्सेप्ट को वो सीखेगा। तो देखिए क्या था हॉरिजॉन्टल डिक्लेज, क्षैतिज डिक्लेज किसे कहा गया है कि एक लेवल में जो भी हम चीज, जो भी एक लेवल की कंजर्वेशन होती है, जो भी हम एक लेवल में सीखते हैं वो दूसरे लेवल पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इस इनएबिलिटी को क्या नाम दिया गया है, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज बोला गया है। सेकेंडली वो क्या बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंशियल मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट है, या किन किन चीजों पे वो मास्टरी करेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहला आइडेंटिटी करना सीखेगा, फिर सेकंड है रिवर्सिबिलिटी करना सीखेगा, फिर थर्ड जो होगा वो रेसिप्रोसिटी सीखेगा। तो आई होप आपको जो हॉरिजॉन्टल डिक्लेज है टर्म वो समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि है हमारा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग को हिंदी में क्या कहेंगे हम, संक्रामी तर्क। देखिए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज में आएगी, तो ये आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 to 7 ईयर्स तक के। देखिए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक बच्चा रहता है, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट से विशिष्ट। देखिए इसमें क्या है कि बच्चा दो स्पेसिफिक चीजों के बीच में जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, उनके साथ वो रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको कि लेट सपोज, ये लिखिएगा ऑपरेशनल। देखिए लेट सपोज कि एक बच्चा था, वो रोज मतलब स्कूल जाने से पहले वो मंदिर में पूजा करता था, ठीक है, मंदिर ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, कुछ भी मतलब जहाँ पे भी वो पूजा कर रहा है वहां से वो करके स्कूल की तरफ जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो पूजा कर रहा था तो जब वो अपने कमरे से निकल के बाहर जा रहा था तो उसने क्या चीज नोटिस करी कि ये जो कमरे में ब्लैक लाइन थी ना, फ्लोर पे जो बॉर्डर था ब्लैक लाइन, उसमें क्या है, चप्पल रखी हुई है। उस ब्लैक लाइन के बॉर्डर में क्या रखी हुई है, चप्पल रखी हुई है। और उसने ये चीज नोटिस करी और वो स्कूल की तरफ निकल गया। उसी शाम को जिस दिन उसने ये चीज नोटिस करा कि ब्लैक लाइन पे चप्पल रखी हुई है, फ्लोर की जो ब्लैक लाइन बॉर्डर्स बने होते हैं उसमें उसने देखा कि चप्पल रखी हुई है ब्लैक लाइन में, और वो निकल गया। उसी शाम को उसने क्या न्यूज सुनी कि गांव में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, कॉल आया घर में कि शाम को कि गांव में किसी की डेथ हो गई है। तो उसने क्या चीज करा कि सुबह जो उसने ब्लैक लाइन में चप्पल पड़ी हुई देखी थी और जो गांव में डेथ हो गई है, उन दोनों को क्या कर लिया, आपस से इंटर रिलेट कर दिया, दो स्पेसिफिक चीजों को आपस में जोड़ दिया बच्चे ने। क्योंकि प्री ऑपरेशनल जो हमारी स्टेज होती है वो इलॉजिक होती है, ये वाली जो स्टेज होती है वो इलॉजिक स्टेज होती है, क्वेश्चनिंग स्टेज होती है हमारी। तो बच्चा क्या करेगा, ये चीज इलॉजिकली तो है कि दो स्पेसिफिक चीजों के बीच में वो रिलेशनशिप बिठा रहा है। तो ये क्या होगा आपका कि बच्चा चीजों के बीच में रिलेशनशिप बिठा देगा जिनका आपस में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग है वो क्या है कि जब बच्चा दो स्पेसिफिक, जो अलग दोनों चीजें हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उनमें वो रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करता है, चीजों को इंटर रिलेट या इंटरलिंक करने की वो कोशिश करता है। तो ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है हमारी, जो बच्चे में कब होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में होती है। या एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कि बच्चा चल रहा है, ठीक है, जैसे ही लाइट गई, सीढ़ियों से उतर रहा था, उतरते जैसे ही लाइट चली गई वैसे ही वो गिर गया। तो उसने क्या रिलेशनशिप बिठा लिया कि भाई लाइट जाएगी तो मैं तो गिरूंगा सीढ़ियों से, तो मैं तो जब लाइट जाएगी तब मैं सीढ़ियों की तरफ नहीं जाऊंगा। तो वो दो स्पेसिफिक चीजों के बीच में रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करता है। किसमें, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में। कौन सी स्टेज में होगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो आई होप आपको ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट करते हैं, जो टर्म है इंपॉर्टेंट, त्याजे ने दी है
वो है हमारी जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, जिसे हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। देखिए जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या, ज्ञान का अध्ययन कह सकते हैं हम इसको। देखिए इसमें क्या होता है स्टडी ऑफ नॉलेज में, कि किस तरीके से जो नॉलेज है वो बिल्ड होती है, इस बात की स्टडी करी गई किसके थ्रू, पियाजे के थ्रू। देखिए अब आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी कॉग्निशन के बारे में पढ़ते हैं या पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम ये इंपॉर्टेंट टर्म भी पढ़ते हैं जो कि है स्कीमा, या तो इसको हम मेंटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हिंदी में भी आप इसको ऐसे ही करेंगे, स्कीमा ही बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए होता है एसिमिलेशन, फिर होता है एकोमोडेशन, फिर होता है आपका अडैप्टेशन, फिर इक्विलिब्रियम, फिर होता है डिस इक्विलिब्रियम। आई गेस कि इंडिया मैच जीत गई है, पटाखे बज रहे हैं बाहर, ठीक है। तो देखिए स्टडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो नॉलेज है इंडिविजुअल की वो बिल्ड हो रही है। तो जो स्कीमा है, जो मेंटल स्ट्रक्चर, इसको हम प्रीवियस नॉलेज भी कह देते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी इसको हम कहते हैं, पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो ये प्रीवियस नॉलेज है। अब देखिए कुछ भी सिचुएशन आ रही है बंदे के पास, अगर थोड़े बहुत चेंज से काम चल जाएगा तो वो क्या करेगा, एसिमिलेशन, जिसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। पर अगर उसको पूरा चेंज करना पड़ रहा है अपनी नॉलेज को, तो एकोमोडेशन है। जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं पूरा, हमारा जो पहले की नॉलेज है उसको इरेज करके नई नॉलेज जो हमारी बन रही है, पूरा मॉडिफाई हो रहा है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अडेप्टेशन की, जब भी हमारे पास दो डिस इक्विलिब्रियम वाली जो सिचुएशन हो जाती है, एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, उनमें जब हम अच्छे से रिलेशनशिप, अच्छे से हमारा जो माइंडसेट डेवलप होगा वो किस में होगा, अडेप्टेशन में। फिर इक्विलिब्रियम क्या होती है कि इक्विलिब्रियम में हमारा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस बिठता है। जब हम चीजें जो हमने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जो चीजें सीखी हैं, जब वो मेंटल हमारे स्ट्रक्चर में अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से जब जाएंगी, पूरी तरीके से जब एनालाइज किया जाएगा, तो तब वो हमारा एडेप्टेशन होगा। और जब सिर्फ बैलेंस बन रहा है कि ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जब नॉर्मल बैलेंस बनेगा वो इक्विलिब्रियम होगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि भाई जो अडेप्टेशन है और जो एकोमोडेशन है, वो दोनों की दोनों जो सिचुएशन होती है वो सेम ही होती है। बट NIOS में हम देखेंगे तो NIOS में अडॉप्टेशन, जो अडेप्टेशन है उसके बारे में अलग दे रखा है, तो इसलिए अलग हम पढ़ लेंगे इसको। फिर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर डिसइक्विलिब्रियम आएगा, जिसमें क्या होगा कि फिर से कोई नई सिचुएशन हमारे सामने आएगी और वापस से जो है हमारा ये वाला एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारा जो प्रोसेस है वो वापस से रिपीट होंगे। तो यही तो हमने पढ़ा है कि नॉलेज कैसे बिल्ड हो रही है। तो यही तो स्टडी ऑफ नॉलेज हो गई कि नॉलेज जो हो रही है बिल्ड, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में, कि किस तरीके से हमारी जो इंडिविजुअल की जो नॉलेज है वो बिल्ड होती है स्टेप बाय स्टेप। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जो टर्म पियाजे ने दी है वो क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज है, कि किस तरीके से जो नॉलेज है वो बिल्ड होती है। तो भाई इस तरीके से जो नॉलेज है हमारी बिल्ड होती है। तो आई होप आपको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारी जो टर्म है उसमें बढ़ जाते हैं। देखिए फिर जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो आता है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन को हिंदी में कहते हैं हम विलंबित
अनुकरण। देखिए डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है, कौन सी स्टेज में होती है ये, तो आप देखेंगे कि भाई ये डेफर्ड इमिटेशन हम कह सकते हैं कि ये प्री ऑपरेशनल में आती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, एक्सक्यूज मी, प्री ऑपरेशन में या कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो बच्चे में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। ठीक है, कि ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि भाई बच्चे को पहले ये चीज के बारे में नहीं पता होता कि उसके सामने जो चीज है वो हट गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी चीज प्रेजेंट होगी। अभी क्या होता है इसमें कि जब बच्चा छोटा होता है, सेंसरी मोटर स्टेज की जब 4th सब स्टेज में होता है वो, तब बिल्ड होना स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसमें क्या होता है, बच्चे के सामने आपने टॉय रखा और उसको हटा दिया, तो वो रोएगा नहीं उस टॉय के लिए, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है। उसको नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट जो मेरे सामने से हटा है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। पर जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, इसका क्या मतलब हो गया कि बच्चे के सामने टॉय लाएंगे हम, तो अगर उसको हटा भी दिया तो वो रोएगा कि मुझे वो टॉय चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। उसको पता है मेरे सामने से कोई चीज हटी है, बट वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है चीज, एग्जिस्ट वो भी कर रही है। यही क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। तो जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी तब बच्चा क्या करेगा, डेफर्ड इमिटेशन जो उसका बिहेवियर है वो शो करेगा। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है कि बंदा सामने है उसने बंदे को नोटिस किया कि बंदा अच्छा ऐसे कर रहा है, इस तरीके से वो बिहेवियर कर रहा है, इस तरीके से वो एक्शन कर रहा है, तो बच्चा भी क्या करेगा, उस इंसान के जाने के बाद भी, उस चीज के सामने से हटने के बाद भी वो उस चीज को रिपीट करेगा, उस बंदे के बिहेवियर को रिपीट करेगा, या जो भी वो चीज ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज में, वो उसके हटने के बाद भी उसको रिपीट करेगा। तो ये किसका रिजल्ट है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का रिजल्ट होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस वैसे सेंसरी स्टेज के जो 6 सब स्टेज है उसमें कंप्लीटली आ जाता है, बट हम प्री ऑपरेशनल में इस कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलेंगे। बेसिकली आपने पढ़ना क्या है कि डेफर्ड इमिटेशन जो है वो होती क्या है। तो यही होता है भाई कि सामने वाला इंसान या ऑब्जेक्ट जो भी है उसके हटने के बाद भी अगर बच्चा उसी की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसी को इमिटेट कर रहा है, मतलब अनुकरण कर रहा है, तो वही क्या होती है, हमारी डेफर्ड इमिटेशन होती है। तो आई होप आपको डेफर्ड इमिटेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारी जो टर्म है नेक्स्ट जो प्याजे ने दी है वो है क्लास इंक्लूजन। देखिए ये वाला भी जो है क्लास इंक्लूजन जो टर्म है वो कौन सी स्टेज की है हमारी, तो ये भी हमारी प्री ऑपरेशनल की है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम देखेंगे। प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 to 6। देखिए क्लास इंक्लूजन जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने ऐसे अलग अलग बॉल्स रखती हैं, लेट्स सपोज, और बच्चे को बोला गया बॉल्स में ऐसे कलर कर दिया, और बच्चे से बोला गया कि बताओ बॉल्स ज्यादा है या ब्लैक बॉल ज्यादा है। ठीक है, ऐसे रख दी गई बच्चे के सामने बॉल्स और कुछ में कलर कर दिया गया और ऐसे छोड़ दिया गया। और उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ ब्लैक बॉल ज्यादा है या बॉल्स ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चा ने क्या आंसर दिया कि भाई ब्लैक जो बॉल्स हैं वो ज्यादा हैं, ब्लैक बॉल जो है वो ज्यादा है बॉल से। तो क्या है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि बॉल्स ही तो ज्यादा है,
ब्लैक बॉल तो एक पोर्शन है इसका, वो इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, इंक्लूजन नहीं हो पा रही है उसकी, कि वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई उससे क्या, उसको सामने दिख रहा है कि ब्लैक बॉल्स उसने काउंट करी ज्यादा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है चीजों के बीच में कि भाई बॉल ज्यादा होंगी या ब्लैक बॉल ज्यादा है। तो यही होता है कि बच्चा जो है अपने कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, चीजों को इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, जो कि क्या कहलाएगी, हमारी क्लास इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो ये थे हमारे आज के प्याजे के इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।